विराज के माता पिता के पास ज्यादा समय नहीं था अविका से बात करने का, क्योंकि वे लोग अपने बिजनेस के कुछ काम को लेकर बिजी थे। इसलिए खाना खाने के बाद विराज के माता पिता चले गए। लेकिन जाने से पहले विराज के पापा ने अविका को विराज का कमरा दिखा दिया था। अविका काफी देर तक विराज के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसे अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार विराज के कमरे के अंदर जा रही थी और विराज भी उसके साथ नहीं था। लेकिन अबिका को विराज के होने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि विराज अब उसे आकर बोलेगा। अबिका ने एक लंबी आह भरी और दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया और कमरे के अंदर चली गई। विराज का कमरा बहुत ही सिंपल सा था, साफ सुथरा था। सभी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी। क्योंकि विराज खुद भी एक डॉक्टर था, तो उसका कमरा उसी के हिसाब से सजा था। कमरे के अंदर आते ही अबिका को थोड़ी ठंडक महसूस हुई, चूंकि कमरे में ज्यादा चीजें मौजूद नहीं थी। और अबिका कमरे के माहौल से विराज के हॉस्पिटल तक चली गई सोचते सोचते। वो विराज के कमरे में घूमने लगी। उसका मन एक्साइटेड सा हो गया, क्योंकि ना तो वो विराज को अब तक करीब से जान पाई थी और ना तो विराज ने कुछ बताया था। कमरे के एक दीवार की तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें रखी हुई थी। वो एक्साइटेड होकर किताबों की तरफ बढ़ी। वहां पर मेडिकल की किताब के साथ साथ कुछ अन्य किताबें भी रखी थीं, जिनमें से कुछ किताबें शेयर मार्केट के बारे में थीं। अविका की नज़र उन किताबों पर गई। वो थोड़ी हैरान हो गई। मेडिकल की किताबें उसके लिए आम थीं, लेकिन शेयर मार्केट की किताबें देखकर वो सोच में पड़ गई। क्या विराज ट्रेडिंग सीख रहा है, या वो पहले से ही इन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? हालांकि अबिका को भी किताबें बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगी, क्योंकि वो ना तो मेडिकल के बारे में कुछ जानती थी और ना शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानती थी। इसलिए वो सामने रखे टेबल में से एक मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगी। वो विराज के बिस्तर पर बैठ गई, जो काफी सिंपल सा था, बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक। मैगजीन पढ़ते पढ़ते कब अबिका की आंख लगी, उसे पता भी नहीं चला और वो बिस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद विराज की दादी ने आकर उसे उठा दिया। अबिका खुद को ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। चलो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है, विराज की दादी बोली। अबिका बिना कुछ बोले बाथरूम में जाकर तैयार हो गई। दोनों बाहर चले गए थे। बाहर घूमने के बाद विराज की दादी अबिका को विराज के हॉस्पिटल लेकर चली गई। ये पहली बार था कि अबिका विराज के हॉस्पिटल आई थी, तो वहीं अबिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। विराज की दादी अबिका से बोली, बेटा, क्या तुम पहले भी विराज के हॉस्पिटल आई हो? विराज की दादी ने अबिका का हाथ पकड़ रखा था और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जा रही थी। अबिका ने इनकार करते हुए अपना सिर नामे हिलाया। विराज की दादी आगे बोली, विराज इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है और वापस आते ही यहाँ इस हॉस्पिटल में लग गया। वो इस हॉस्पिटल का हेड सर्जन है। उसके पापा ने बहुत सोच रखा था कि विराज अपनी फैमिली का बिजनेस देखेगा, बिल्कुल अपने भाई की तरह। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अबिका बस दादी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। अबिका भी सोच रही थी कि जिस तरह का विराज का बिहेवियर है, उस हिसाब से वो खुद की ही बात सुनेगा, किसी और की नहीं। जब दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुसे थे, तो वहां मौजूद हर कोई सोच रहा था कि ये दोनों किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी, क्योंकि विराज की दादी काफी बूढ़ी थी और उनके बाल पूरी तरह से सफेद थे। इसलिए लोगों को लग रहा था। वे दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे, क्योंकि हॉस्पिटल का सर्जिकल डिपार्टमेंट कुछ फ्लोर ऊपर था। जैसे जैसे अबिका विराज की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दोनों लिफ्ट से सर्जिकल डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। कॉरिडोर के पास उन्होंने विराज को देखा, जो हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था और वो चार पांच नर्सों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। विराज काफी सीरियस दिखाई दे रहा था। उसने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा था। लेकिन विराज अबिका को आज ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अबिका की सांसें अब तेज हो गई थीं। विराज की दादी भी विराज को देखकर खुश थी। वे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और आसपास के लोग उन्हें घूरे जा रहे थे। विराज की दादी ने अबिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। अबिका का चेहरा देखकर विराज की दादी का मन थोड़ा बैठ गया, लेकिन वे अगले ही पल अबिका का हाथ पकड़कर विराज की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने अबिका के बारे में कुछ नहीं सोचा। पता नहीं, लेकिन डॉक्टर विराज बहुत ही हैंडसम है
मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक सर्जन होगा। उन्हें तो एक एक्टर होना चाहिए था। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन वे हैंडसम होने के साथ साथ उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा है। तुम्हें मालूम है, यहाँ पर बहुत सारे और भी पेशेंट ट्रांसफर हुए हैं और इस सर्जिकल डिपार्टमेंट की फीमेल सर्जन ज्यादा हैं। अरे, मुझे तो लगता है कि अगर डॉक्टर विराज जल्दी ही शादी नहीं करेंगे तो पूरा सर्जिकल डिपार्टमेंट फीमेल सर्जन से भर जाएगा और फीमेल पेशेंट से भी। कॉरिडोर में मौजूद लोग विराज के बारे में बातें कर रहे थे और अबिका उनकी बातें साफ साफ सुन रही थी। वास्तव में विराज फेमस था हॉस्पिटल के लोगों के बीच में। अबिका विराज की तरफ देखे जा रही थी और उसके करीब बढ़ रही थी। जो हॉस्पिटल उसे पसंद नहीं था, आज विराज की वजह से वो हॉस्पिटल भी अविका को अच्छा लगने लगा था। विराज, विराज की दादी जोर से चिल्लाते हुए बोली। आवाज सुनकर पूरा कॉरिडोर शांत हो गया और सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। विराज ने अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी दादी फिर हंसते हुए बोली, बेटा, हम दोनों तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाएं। अविका विराज की दादी की इस अजीब से बर्ताव से और हैरान हो गई। वो समझ नहीं पाई कि विराज बहुत पास में था, लेकिन फिर भी उसकी दादी चिल्लाकर बोली थी और आसपास के लोगों के घूरने की वजह से वो और अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे लाल होने लगा था। विराज ने अपनी दादी और अबिका को देखकर उन नर्सों से बात करना बंद कर दिया और अपने हाथ की फाइल बंद कर दी। वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा। उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसकी दादी और अबिका यहाँ अचानक आ गए थे। पास आकर विराज ने कहा, दादी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यह हॉस्पिटल है, कोई गार्डन नहीं जहाँ घूमने आ जाएं। यहाँ सिर्फ बीमार लोग ही आते हैं। विराज धीरे से बोला। आसपास मौजूद लोग अभी भी उन्हें घूरे जा रहे थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि यह हॉस्पिटल है और यहाँ क्या होता है। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और वैसे भी शाम हो गई है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ ही घर जाएंगे। विराज की दादी बोली। उनकी बातों में एक एक्साइटमेंट शामिल थी। दादी, ये मेरा हॉस्पिटल है और मुझे अभी और भी काम है। मैं इतनी जल्दी घर नहीं जा सकता, विराज बोला। विराज इस वक्त कुछ टेंस लग रहा था। विराज की दादी ऊंची आवाज में गुस्से से बोली, हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल विराज की दादी मुस्कुराते हुए विराज के साथ खड़ी नर्सों को हाय बोली और उनको बोली कि वे विराज की दादी हैं। आसपास के लोग के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई थी ये बात सुनकर। विराज ने अपनी दादी को आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अपनी दादी को बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो अबिका को देखने लगा। अबिका अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। तभी विराज उससे बोला, अबिका, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? विराज की बात सुनते ही अबिका की सांसें और तेज हो गई और उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। अबिका को भी पता नहीं था कि उसे आखिर क्या हो गया था। अबिका बाकी लोगों के सामने अच्छी खासी रहती, लेकिन विराज के सामने उसे कुछ हो जाता था। अबिका झट से अपना सिर हिलाते हुए ना बोली। विराज ये नहीं समझ पाया कि आखिर अबिका ऐसी क्यों थी, लेकिन उसकी आदत हो गई थी हॉस्पिटल में ऐसे सवाल पूछने की। विराज ने आगे कहा, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? विराज ने आगे बढ़कर अबिका का गाल और गर्दन दोनों को छुआ। विराज के छूने से अबिका को एक ठंडक सी महसूस हुई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर कांप उठा। अबिका ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विराज को समझने में देर नहीं लगी कि अबिका की हालत ऐसी क्यों थी। वो अबिका को देखे जा रहा था। विराज अबिका की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उसके कुछ ज्यादा ही करीब चला गया था। आसपास के लोग विराज को ऐसे देखकर काफी हैरान हो गए थे। तभी एक पेशेंट ठीक होकर वहां से गुजर रहा था। उसने विराज को अचानक टोका, डॉक्टर विराज, थैंक यू सो मच। आपने कुछ महीने पहले जो मेरी जान बचाई थी। विराज झट से अपने होश में आ गया और अविका से दूर हट गया। उसने पेशेंट की तरफ देखा, जिनकी उम्र 50 के आसपास थी, और उनसे बोला, हाँ, तो अब आपकी तबीयत कैसी है? पेशेंट बोला, जी मैं अब ठीक हो रहा हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, विराज उस पेशेंट से मुस्कुराकर बोला। पेशेंट भी विराज की बात पर मुस्कुराने लगा। उसने अबिका की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, ये कौन है? मैं विराज की दादी हूँ, विराज की दादी बोली। वो पेशेंट उनकी बात सुनकर बोला,
नहीं आप नहीं, आपके साथ जो खड़ी हैं वो। आसपास के लोग भी एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि अविका कौन थी। विराज ने पेशेंट की बात सुनकर मुस्कुराया और उससे कहा, ये मेरी फियांसे है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। विराज की बात सुनकर पेशेंट हंसने लगा और बोला, मुबारक हो डॉक्टर, मैरिज लाइफ के लिए। उस पेशेंट ने सच्चे दिल से बधाई दी। विराज हंसते हुए बोला, जी थैंक यू। आसपास के लोग काफी हैरान हो गए थे विराज की बात सुनकर। हॉस्पिटल के लोगों ने पहले सुन रखा था कि डॉक्टर विराज की एक गर्लफ्रेंड थी और दोनों 2 साल से साथ में थे, और विराज ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग भी खरीदी थी। लेकिन लोगों ने अब सोच लिया कि विराज की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में आ गई थी और अविका को विराज की गर्लफ्रेंड समझने लगे थे, जबकि अविका कभी विराज की गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं थी। लोग भी अब विराज को बधाई देने में लगे थे। बधाई देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वहीं अविका अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगी, क्योंकि विराज ने सबके सामने उसे अपनाया था। वो मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। हालांकि अब तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और बहुत से डॉक्टर काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन कुछ डॉक्टर विराज के पास आ गए थे उसे बधाई देने के लिए और अविका को देखने के लिए। विराज अपनी दादी और अविका को अपने केबिन के अंदर ले आया। अविका ने विराज से बाथरूम के बारे में पूछा। वो पहले इतना घबरा गई थी और अब कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, और वो बाथरूम में अपने चेहरे को धोना चाहती थी। विराज ने एक नर्स से अविका को बाथरूम में ले जाने को कहा। वो नर्स अविका को बाथरूम ले गई, लेकिन जब अविका बाथरूम में थी तब उसने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। डॉक्टर अनन्या, आपने सुना नहीं? डॉक्टर विराज की फियांसे आई हुई है और जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या आप अब भी डॉक्टर विराज पर ट्राई करेंगी? ये सुनकर अविका के कान खड़े हो गए। अविका डॉक्टर अनन्या को देखकर अपने हाथ धो रही थी। अनन्या ने भी अविका की तरफ देखा और अविका की खूबसूरती के सामने उसने अपनी खूबसूरती को फीका पाया। अनन्या ने एक अच्छी ड्रेस पहन रखी थी और उसकी बॉडी वेल मेंटेन थी और उसके चेहरे पर हल्की मेकअप लगी हुई थी। अनन्या भी देखने में अच्छी थी। कोई भी लड़का उसे देखकर अपने होश खो सकता था। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। अनन्या ने अपने पास खड़े डॉक्टर श्रुति को देखी और उससे बोली, तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। अभी तो डॉक्टर ब्राज की शादी भी नहीं हुई है और मेरे पास अभी भी मौका है। जल्द डॉक्टर अनन्या भी अविका के पास आकर खड़ी हुई और अपने हाथों को धोने लगी। वो अपने बालों को गीला कर रही थी, जो कि सूख चुके थे, किसी सूखे पत्ते की तरह। अविका को बुरा लगने लगा था जिस तरह का स्वाद डॉक्टर अनन्या दिखा रही थी उसे। लेकिन यह अविका के लिए अच्छी बात थी कि विराज को घमंडी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। पास ही खड़ी डॉक्टर श्रुति मिरर में से डॉक्टर अनन्या को देखते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह, तुम तो बहुत तेज हो, ये जानते हुए भी कि डॉक्टर विराज की फियांसे भी है और दोनों की शादी होने वाली है। तब भी तुम डॉक्टर विराज के पीछे पड़ी हो। तुम्हें नहीं लगता ये ठीक नहीं है, जबकि सामने वाला व्यक्ति कमिटेड हो और तुम फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई हो? ये सुनकर डॉक्टर अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत डॉक्टर श्रुति से कहा, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं पहले दिन से ही विराज के ऊपर फिदा हूँ। उसकी नीली गहरी आंखें, जिसको देखकर मैं उनमें डूब सी जाती हूँ। उनकी वेल मेंटेन्ड बॉडी किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकती है। विराज की मुस्कान, और ना जाने क्या क्या। और मुझे तुम ये मत बताओ, मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम भी डॉक्टर विराज को पसंद करती हो। यह सुनकर डॉक्टर श्रुति हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो पागलपन है। शट अप, मुझे मत समझाओ, डॉक्टर अनन्या बोली। बाथरूम में तीनों लोगों के चेहरे काले पड़ गए थे। जहां अविका दोनों डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थी, तो वही डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति एक दूसरे की बातों से। अविका बिना कुछ बोले चुपचाप अपना हाथ धोकर बाथरूम से बाहर निकल आई। अविका ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो दोनों की बातों से। अविका कुछ बड़बड़ाते हुए विराज के केबिन में घुस गई, जहां विराज की दादी चाय पी रही थी। अविका थोड़े गुस्से में थी। अविका पास ही पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी। विराज की दादी अविका को देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। अविका को अब खुद पर विश्वास नहीं था विराज को लेकर, कि क्या वो विराज के लायक थी कि नहीं, क्योंकि एक से एक अच्छी लड़कियां विराज के पीछे पागल थीं
और विराज को मन ही मन पसंद करती थी। अविका खुद को डॉक्टर अनन्या और श्रुति से कंपेयर करने लगी। वो सोचने लगी कि वो तो दोनों डॉक्टर के साथ भी खड़ी नहीं हो सकती। अभी तो वो बस ग्रेजुएट करने वाली थी फैशन डिजाइनिंग में, और वो दोनों डॉक्टर के मुकाबले काफ़ी नौसिखिया थी। लेकिन अबिका पूरे शहर में अपने बिहेवियर के लिए बदनाम थी, और अगर ये बात डॉक्टर अनन्या और श्रुति को पता चल गई तो वे दोनों अबिका के साथ साथ विराज का भी मजाक उड़ाते। अबिका जो ये बातें सोच रही थी, भले ही इनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो सोच में थी। अबिका अब सोचते सोचते विराज और अपने बारे में सोचने लगी। जहाँ अबिका की उम्र 23 साल की थी, तो वहीं विराज की उम्र 27 साल की थी। और अबिका अपने और विराज की उम्र के बारे में सोच रही थी। विराज इतना अच्छा था, न जाने कितनी अच्छी लड़कियां विराज को पसंद करती थी, लेकिन विराज ने अबिका से ही शादी की। यही चीजें अबिका को परेशान कर रही थी। विराज की दादी अबिका को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वे अबिका को जानबूझकर विराज के हॉस्पिटल लेकर आई थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनके पोते विराज को बहुत सी लड़कियां पसंद करती थी, और अधिकतर विराज के हॉस्पिटल में थी। लेकिन उनमें से कोई भी ढंग की नहीं थी जो विराज के लायक थी। सब बहुत घमंडी टाइप की थी। वे अबिका को लेकर आई थी क्योंकि वे चाहती थी कि अब कोई भी लड़की उनके पोते विराज को परेशान ना करे। जब सब जानेंगी कि विराज की अब शादी होने वाली थी, लेकिन विराज की दादी ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। विराज जहाँ दूसरे वार्ड में पेशेंट की जांच कर रहा था, वहीं अबिका और विराज की दादी दोनों अपनी सोच में डूबी थी। तभी अचानक से किसी ने विराज के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठी अबिका और विराज की दादी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दरवाजे के बाहर डॉक्टर अनन्या थी। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब वो खुद दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गई। विराज की दादी थोड़े गुस्से से डॉक्टर अनन्या को देखी, लेकिन डॉक्टर अनन्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बोली, डॉक्टर विराज है क्या? लेकिन डॉक्टर अनन्या को विराज नहीं दिखा। अबिका और विराज की दादी भी कुछ नहीं बोली। दरअसल डॉक्टर अनन्या थोड़ी घमंडी और स्वार्थी किस्म की थी, जो बस अपने बारे में सोचती थी। डॉक्टर अनन्या यूं ही किसी के कमरे में घुस जाती थी, सिर्फ दरवाजा खटखटा के, चाहे अंदर से कोई कुछ बोले या ना बोले। डॉक्टर अनन्या ने अबिका और विराज की दादी को देखा और सोची कि ये किसी पेशेंट की फैमिली मेंबर्स होंगे। तभी डॉक्टर अनन्या बोली, क्या तुम लोग डॉक्टर विराज का इंतजार कर रहे हो? और क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि यूं ही किसी के ऑफिस में नहीं घुसते हैं? तभी डॉक्टर श्रुति आकर बोली, डॉक्टर अनन्या ये विराज की दादी हैं, और वो विराज की फियांसे है। डॉक्टर अनन्या थोड़ी सहम गई। उसने जब विराज की फियांसे के बारे में सुना था, तब डॉक्टर अनन्या को लगा था कि विराज की फियांसे एक आकर्षक, मनमोहक और मैच्योर लेडी होगी। लेकिन अबिका को देखकर उसे सिर्फ एक मासूम सी लड़की लगी, जो अभी भी कुछ भी नहीं जानती थी। डॉक्टर श्रुति अंदर आते हुए बोली, वो क्या है ना, डॉक्टर अनन्या अभी नहीं है इस जगह पर, इसलिए कुछ नहीं जानती हैं, है ना डॉक्टर अनन्या? डॉक्टर अनन्या के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वो बस सोची नहीं थी कि विराज की फियांसे ऐसी हो गई। डॉक्टर श्रुति आगे बोली, डॉक्टर अनन्या चले अब, वैसे भी हमारा काम अब खत्म ही हो गया है। डॉक्टर श्रुति की बात सुनकर डॉक्टर अनन्या उसके साथ जाने लगती है कि तभी अबिका अचानक बोली, रुक जाइए डॉक्टर अनन्या, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब डॉक्टर विराज अपने ऑफिस में ना हो तो किसी को भी यूं अंदर नहीं घुसना चाहिए, तो फिर आप बिना बोले कैसे अंदर घुस गईं? क्या आप इस बात को नहीं समझती हैं? अबिका अपनी बहुएं ऊपर चढ़ाकर डॉक्टर अनन्या को घूर रही थी। अबिका की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे ध्यान भी नहीं था कि विराज की दादी भी वहां मौजूद थी। अबिका की बात सुनकर डॉक्टर अनन्या हैरान हो गई और रुक गई। वो कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोली, लेकिन डॉक्टर अनन्या भी थोड़ी टेढ़ी किस्म की थी। अबिका की बातों ने उसे भी गुस्सा दिला दिया। भले ही उसे पता था कि अबिका विराज की फियांसे थी, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो अचानक बोली, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप लोगों की जगह कोई और होता, और अगर डॉक्टर विराज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गायब हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैं सबकी भलाई के लिए ऐसा बोली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप दोनों कौन हैं। डॉक्टर अनन्या थोड़े एटीट्यूड में बोल रही थी। उसके अंदर शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। अविका हंसकर बोली, अच्छा, तब तो ये बात आप पर भी लागू होती है। आपने बस एक बार दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर घुस आई। ऐसे में कुछ भी चीज गायब होती तो उसके जिम्मेदार आप होती।
मैं जानती हूँ कि आपने सबकी भलाई के लिए कहा था, लेकिन आप ढंग से भी बोल सकती थी। आपने मुझसे बदतमीजी की, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने विराज की दादी से बदतमीजी की। क्या आप बड़ों से ऐसे ही बातें करती हैं? अबिका की बातें डॉक्टर अनन्या को बहुत तीखी लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उल्टा बोला था। डॉक्टर अनन्या को डॉक्टर अनन्या सोच में पड़ गई थी कि डॉक्टर विराज ने आखिर किस लड़की को अपना फियांसे बना लिया था जो इतना मुंहफट थी। वहीं दूसरी तरफ विराज की दादी अबिका के इस बिहेवियर से काफ़ी खुश थी, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी फैमिली की बहू अपने या अपने फैमिली वालों के लिए लड़ना जानती थी। अबिका को यूं निडर और साहस देखकर मन ही मन ज़्यादा खुश थी। विराज की दादी को कभी चुपचाप शर्मीली टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें तो वे लड़कियां पसंद थीं जो अपने लिए बोलने की ताकत रखती थी, जहाँ गलत है वहाँ बोलने की हिम्मत रखती थी, जो कि अबिका अभी कर रही थी। अब विराज की दादी को सुकून मिला था। अब उन्हें लगने लगा था कि विराज ने बिल्कुल सही लड़की चुनी थी। अबिका को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि डॉक्टर अनन्या क्या सोच रही थी। वो चुपचाप आगे बढ़ी और आराम से टेबल पर रखे चाय उठाई और एक चुस्की ली और डॉक्टर अनन्या की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर अनन्या, क्यों ना आप यहाँ बैठकर विराज का वेट कीजिए और चाय पीजिए। विराज थोड़ी देर में आ जाएगा। अबिका की इस बात ने डॉक्टर अनन्या के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर दिया। डॉक्टर अनन्या का गुस्सा लिमिट पार कर चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अबिका जो उससे उम्र में छोटी थी, वो उसका ऐसे मजाक उड़ा सकती थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही विराज अपने ऑफिस में आ गया था। तुम आ गए विराज, विराज की दादी बोली। अबिका विराज को देखकर थोड़ी डर सी गई। अब उसे लगने लगा कि जो उसने किया उसे विराज बहुत नाराज हो जाएगा। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर सुती दोनों विराज को देखकर चुप हो गए। वहीं डॉक्टर अनन्या अभी भी अबिका को गुस्से से घूरे जा रही थी। विराज ने अबिका की कुछ बातें सुन ली थी, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। विराज डॉक्टर अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने टेबल के पास रखे एक हैंगर में अपनी सफ़ेद कोट उतारकर लटका दी और अपनी कार की चाबी टेबल पर से उठा ली। विराज के आने से दोनों डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति थोड़ा डर गए थे। तभी डॉक्टर अनन्या ने डरते हुए बोली, डॉक्टर विराज। लेकिन डॉक्टर अनन्या को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। वो भूल ही गई थी कि उसे क्या बोलना था। विराज डॉक्टर अनन्या की तरफ बढ़ा और धीरे से पूछा, क्या डॉक्टर, कुछ बात है क्या? डॉक्टर अनन्या अपना सिर हिलाकर इनकार की और डॉक्टर श्रुति के साथ वहां से चली गई। अविका को यह देखकर गुस्सा आ गया था कि विराज बहुत ही प्यार से डॉक्टर अनन्या से बात कर रहा था। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर सुतीज के जाने के बाद अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। विराज धीरे से अबिका की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अबिका अभी भी थोड़ा डरी हुई थी और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। विराज अबिका को अपने ऑफिस से बाहर ले आया और अबिका के कानों में धीरे से बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे भी बोल सकती हो किसी को। मुझे तो लगा था कि तुम एक चुपचाप सी सीधी लड़की हो, लेकिन तुम तो खूंखार बिल्ली निकली। अबिका का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसका चेहरा और लाल हो गया। वो गुस्से से विराज की तरफ देखी, लेकिन विराज को हंसी आ रही थी और वो धीरे धीरे हंस रहा था। विराज आगे बोला, मुझे पता था कि तुम बहुत बहादुर हो, तो इसी खुशी में आज हम दोनों खास डिनर पर चलते हैं। अबिका विराज को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कोई बात नहीं अबिका, तुमने जो भी किया ठीक किया। ये बात सुनकर अबिका थोड़ी शांत हुई। विराज ने अपनी दादी से कहा कि वो और अबिका दोनों होटल में डिनर करेंगे। विराज की दादी उन दोनों के साथ नहीं गई, क्योंकि वो दोनों की कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे घर चली गई। विराज और अबिका दोनों उसी होटल ब्लू क्लास में गए। दोनों खिड़की की तरफ जाकर बैठ गए। तभी अबिका का फोन बज उठा। उसकी सौतेली माँ ने उसे कॉल किया था। अबिका ने झट से कॉल उठा लिया। सुनो अबिका, हमें तुम्हारी बहन और करण की सगाई की बात करनी है, और मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम भी साथ में रहो उस टाइम पर। अबिका की सौतेली माँ बोली। अबिका कुछ नहीं बोली और फोन कट कर दी। विराज अबिका की सारी हरकतों को देख रहा था और जानता था कि अबिका को बहुत कुछ कहना था उसे। अबिका भी विराज को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो सोच रही थी कि विराज किस तरह से उसकी बात पर रिएक्ट करेगा। अबिका ने फिर भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और विराज से बोली, विराज मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों की शादी एक मजाक है
या फिर हम दोनों की शादी एक दिखावा है। अविका दरअसल अब काफी कंफ्यूज थी। विराज भी अविका के इस सवाल से थोड़ा हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। अविका की भी बेचैनी बढ़ रही थी। अविका कोई साधु या संत नहीं थी जो खुद की बेचैनी को शांत कर लेती। अविका अभी भी एक नादान लड़की थी जिसे ज्यादा कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए वो विराज से पूछ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विराज और वो अब एक दूसरे से दूर हो जाएं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब अविका धीरे धीरे विराज को पसंद करने लगी थी। भले ही दोनों की शादी मजबूरी हो या दिखावा, लेकिन अब अविका को विराज से प्यार होने लगा था। और अविका क्यों ना करती विराज से प्यार। विराज ने हर मुश्किल सिचुएशन में अविका का साथ दिया था, और बाकी सभी अच्छी लड़कियों को छोड़कर विराज ने अविका को अपनाया था, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भी। लेकिन अविका के मन में अभी भी एक सवाल था कि आखिरकार विराज ने अविका को ही क्यों चुना था। विराज अविका की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अविका के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो बेचैनी के साथ थोड़े गुस्से में भी थी। विराज ने सोचा नहीं था कि अविका अब उससे प्यार करने लगेगी। जिस तरह का बिहेव विराज अविका के साथ करता था और अविका का साथ देता था, अविका का भरोसा विराज के लिए बढ़ता ही चला गया। और अगर ऐसा रहा तो अविका को बहुत गहरा वाला प्यार हो जाएगा। लेकिन अविका विराज को ये सारी चीजें बताना नहीं चाहती थी। विराज को यूं चुपचाप देख अविका थोड़ी और बेचैन हो गई। बेचैनी से अविका ने अपने हाथों से थोड़ी हरकतें करने लगी। वो विराज का जवाब सुनने को तैयार थी, चाहे विराज कुछ भी जवाब देता। अविका ने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था। तभी विराज मुस्कुराते हुए बोला, अविका तुम्हें पता है, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, और नाव पर सिर्फ दो ही लोग हैं, और वो तुम और मैं हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। अविका पूरी तरह से शांत हो गई यह सुनकर। अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि विराज को वो आगे क्या बोले। विराज ने टेबल पर रखे स्पून से थोड़ा सा खाना उठा लिया और अविका को खिलाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था अविका कि तुम कुछ अगर और करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया था, और तब से ही तुम मेरी हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है। अविका विराज की तरफ देखी। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विराज ने अविका का जवाब ढंग से नहीं दिया था। विराज मुस्कुराते हुए अविका को देख रहा था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अविका भी चुपचाप खाना खाने लगी। विराज उससे आगे बोला, अविका, सब कुछ पहले से ही तय है, और अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं, और अगर कोई चीज़ हम दोनों को अलग कर सकती है तो वो है मौत, वरना कोई नहीं। अविका, तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। तुम अरोड़ा फैमिली की छोटी बहू भी हो, इसलिए तुम अब ज़्यादा मत सोचो, और हो सके तो अपनी पास्ट लाइफ को भुला दो। विराज अविका को आराम से खाना खिलाते जा रहा था। अविका अचंभे में थी, क्योंकि विराज आज पहली बार खुलकर उससे बात कर रहा था। विराज ने अविका से इतनी बातें करी, लेकिन अविका को सिर्फ दो शब्द ही याद थे। पहला ये कि विराज उसे कभी डाइवोर्स नहीं देगा, और दूसरा ये कि अविका विराज की वाइफ थी। ये बातें अविका के मन को शांत कर दी। वो अब अपनी उलझन से बाहर आने लगी, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए थी जैसे वो एक रोबोट हो, क्योंकि वो बस खाना खाए जा रही थी जो विराज उसे खिला रहा था। अविका के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विराज और विराज की आवाज़ के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो बीमार पड़ गई है, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ विराज ही कर सकता था। अविका विराज को कुछ नहीं बोली। उसे लगभग अपनी बात का जवाब मिल चुका था। दोनों डिनर करके वापस घर चले गए। कुछ दिन बीत गए, और वो दिन आ गया जब करण और आरोही इंगेजमेंट कर रहे थे। यह इंगेजमेंट उसी होटल में थी जिस होटल में आरोही का बर्थडे पार्टी हुई थी, और जहाँ विराज और अविका पहली बार एक दूसरे से मिले थे। होटल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया था, और इसकी सजावट हर किसी का मन अपनी तरफ खींच रही थी। हर कोने पर ताज़ा गुलाब के फूल सजाए गए थे, जो पूरी जगह की खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। चूंकि अबिका अपनी सौतेली माँ के कहने पर घर नहीं आई थी, जब उसे उसकी बहन की सगाई के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया था, तब, जिससे आरोही काफ़ी नाराज़ थी। लेकिन अब आरोही की नाराज़गी का कोई मतलब नहीं बनता था। आरोही की इंगेजमेंट में पूरे दिल्ली शहर के सभी जाने माने लोगों को बुलाया गया था।
जिनके साथ मेहता फैमिली के अच्छे रिलेशन थे। पूरी जगह मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। आरोही और करण दोनों हॉल में पहुंचे, जहां पर मौजूद मेहमानों ने दोनों का स्वागत किया। सभी लोग काफी खुश थे। आरोही ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और करण ने एक बेहतरीन कुर्ते पजामे में था। दोनों जाकर स्टेज पर खड़े हो गए। तभी आरोही ने अपनी बहन अबिका और विराज को एक साथ आते हुए देख लिया। वो जल्दी से उन दोनों के पास गई। आरोही काफी खुश थी कि अबिका और विराज उसकी एंगेजमेंट में आए थे। वो हंसते हुए बोली, मुझे लगा कि आप दोनों नहीं आएंगे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों यहाँ आए। आरोही को वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बहन अबिका के बारे में बुरा सोचना कम कर दिया था। आरोही विराज से बोली, जीजू मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप आएंगे ही। अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई हमारी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, और अगर आपको कोई कुछ बोले तो प्लीज आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। विराज अबिका की तरफ देखा। अबिका कुछ बोलने ही वाली थी कि विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अबिका ने आसपास के लोगों को देखा और कुछ नहीं बोली। अबिका आरोही की तरफ देखी। आरोही को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विराज को ऐसे ही बोलना चाहती थी। भले ही आरोही विराज और अबिका के आने से खुश थी, लेकिन जो बातें उसने विराज को कही उससे साफ पता चल रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। आज जब अबिका आरोही की बातों को सोचने लगी तो उसे भी लगने लगा था कि सच में विराज को दोबारा यहाँ बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि विराज तो कोई साधारण फैमिली से तो था नहीं, और शायद ही यहाँ मौजूद कुछ लोग विराज को ना पहचान पाए। अबिका थोड़ी घबरा गई यह सोचकर। वो विराज की तरफ देखी। विराज को देखते ही अबिका की घबराहट दूर हो गई। अबिका ने अब लोगों की परवाह करना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। आरोही आगे बढ़कर विराज का हाथ पकड़कर बोली, आप ज्यादा मत सोचिए जीजू, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं आप दोनों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ मौजूद सबको बोल दिया कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, वो भी कोर्ट मैरिज। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जल्दी आप दोनों दोबारा अच्छे और धूमधाम से शादी करेंगे। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरी इस बात को किस तरह से सोचेंगे, लेकिन मैंने ये बोलकर गलती कर दी। प्लीज आई एम सॉरी। आरोही को भी थोड़ा पछतावा था उसने जो किया था उस पर। अविका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। लोग तो पहले से जानते थे कि अविका की शादी किसी डॉक्टर के साथ हो गई थी। पूरे न्यूज़पेपर पर यह खबर छपी थी, लेकिन आरोही ने घर के अंदर की बात लोगों को बता दी, और यही अविका के गुस्से का कारण था। जो लोग बहुत कम जानते थे, अब वे और भी चीजें जान गए। अविका को इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे वो अब आरोही को एक थप्पड़ मार ही देगी, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी आरोही को, क्योंकि आरोही बचपन से ही ऐसी थी। वो बिना सोचे कुछ भी बोल देती थी। अविका आगे बढ़ी और विराज को अपनी तरफ खींच लिया और मुस्कुराते हुए आरोही से बोली, आरोही कुछ तो ख्याल करो करण का, बेचारा वहां खड़ा है कब से, और तुम अपनी देखती हो, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचती हो। सोचो तुमने विराज को ऐसे पकड़े हुए था तो करण क्या सोच रहा होगा, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। फैमिली तो मेरी वजह से पहले ही बदनाम है, क्या तुम भी। अविका की बात सुनकर आरोही तुरंत बोली, इसमें क्या है, विराज तो मेरे जीजू हैं, और जीजू से क्या प्रॉब्लम। ये लोगों की गलती है जो नहीं समझ पाए तो। हाँ, लेकिन अभी लोगों को तो मालूम नहीं है ना कि विराज तुम्हारा जीजू है, और मेरी वजह से फैमिली पहले ही इतने चर्चे में है। तो अगर लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, सोच लो। अविका बोली। आरोही चारों तरफ देखने लगी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वो बोली, सॉरी, मेरी ही गलती है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। विराज ने आरोही को देखकर अपना सिर हिलाया। आरोही तुरंत वहां से वापस करण के पास आकर खड़ी हो गई। विराज और रविका भी सभी लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। अविका भी सोच रही थी कि लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और ऐसा ही हुआ भी। लोग अब आपस में बातें करना शुरू कर दिए। आप लोगों ने सुना कि नहीं, मेहता फैमिली की बड़ी बेटी किसी डॉक्टर के साथ शादी कर ली, और वो भी कोर्ट में जाकर। मुझे तो लगता है कि अमन मेहता ही नहीं चाहते थे कि अविका एक मामूली डॉक्टर से शादी कर ले। शायद इसलिए उसने कोर्ट मैरिज कर ली। भला अमन मेहता को क्या प्रॉब्लम होगी, वो पहले से ही कितने शर्मिंदा हैं।
अविका के कारनामे जो पूरे शहर में फैले हुए हैं, मुझे तो बस उस डॉक्टर को सोचकर हंसी आ रही है। जब उसे पता चलेगा कि अविका कैसी है, तब वो कितना अफसोस करेगा। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगता है कि दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अरे, मैंने सुना है कि वो डॉक्टर एक जाना माना है पूरे हॉस्पिटल में। पता नहीं उस डॉक्टर को अबिका के बारे में कुछ पता था या नहीं। जब अबिका और विराज लोगों के ज्यादा करीब खड़े हुए, तब लोगों ने बातें करना बंद कर दी। लोगों ने अबिका से पूछा, बेटा, क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है जिससे तुमने कोर्ट मैरिज की है? दिखने में तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये वही है, अबिका मुस्कुराते हुए बोली। लगता है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बिना घर वालों की मर्जी के शादी कर ली। एक व्यक्ति बोला। मुझे तो लगता है कि अविका की खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा, दूसरा खड़ा व्यक्ति बोला। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन अविका को थोड़ा गुस्सा आ गया। विराज ने अविका का हाथ पकड़ रखा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, मानो विराज को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बेटा, तुम एक डॉक्टर हो, किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं आप? पहले व्यक्ति ने पूछा। जी, मैं एक सर्जन हूँ, विराज बहुत ही आराम से बोला। बेटा, मुझे लगता है कि तुमने अपनी आंखों की सर्जरी नहीं की, नहीं तो तुम अबिका से शादी नहीं करते, दूसरा व्यक्ति बोला। सभी लोग सिर झुकाकर हंसने लगे। अबिका अब और गुस्से में थी। वो समझ गई थी कि लोगों की बातों का क्या मतलब था। अबिका को गुस्से के साथ साथ बुरा भी लग रहा था, क्योंकि लोग अबिका के साथ साथ विराज का भी मजाक उड़ा रहे थे, बिना जाने कि विराज आखिरकार है कौन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे। अबिका का गुस्सा फूट चुका था। विराज अबिका की तरफ देखा। वो उसे शांत रखना चाहता था। विराज लोगों से अबिका को थोड़ी दूर ले गया। अबिका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उसे अफसोस भी बहुत था कि उसकी वजह से विराज को भी ये सब झेलना पड़ रहा था। विराज अबिका को लोगों की भीड़ से दूर तो ले आया, लेकिन लोग बातें करना बंद नहीं किए। वे लोग लगातार बातें कर रहे थे। पास में ही कुछ औरतें भी बात करने लगी थी। अबिका को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उन औरतों के पास चली गई और बोली, ना तो मैं आप लोगों को जानती हूँ और ना तो आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, फिर भी मेरे बारे में गलत सलत बातें करे जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि कौन मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा है। भले ही मैं थोड़ी गलत हूँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी अफवाहें फैली हुई हैं। अगर आप लोगों को मालूम है कि कौन मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। वे लोग बस मुझे बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अबिका की बात सुनकर सभी औरतें चुप हो गईं। अबिका की हालत अभी ऐसी थी कि अगर उन औरतों में से कोई भी एक शब्द बोल देती, तो अबिका वहीं रो पड़ती। आखिर अबिका भी तो एक लड़की थी, उसकी भी फीलिंग्स थी। लोगों ने पहली बार अबिका को ऐसे देखा था। सब लोग थोड़े हैरान से हो गए थे, इससे पहले कि अबिका पहले कभी इतना भावुक नहीं हुई थी। अबिका के आंसू उसकी आंखों में भरे पड़े थे, बस छलकने भर की देरी थी। अबिका बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह दिखती थी। वो अपनी माँ से काफी मिलती जुलती थी और लगभग उसकी माँ की सारी खूबियाँ भी उससे मिलती थी। जब अबिका हॉल में आई थी, तब उसने हल्की से मेकअप लगा रखा था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर कोई भी लड़की या औरत उससे जलती, और जब अबिका बिना मेकअप के होती थी, तभी वो किसी परी की जैसे खूबसूरत ही दिखती थी। बस हल्की सी मेकअप उसके चेहरे की सुंदरता को और निखार देता था। लेकिन अभी अबिका की सारी खूबसूरती मुरझा सी गई थी। अबिका का उदास और मायूस चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उस पर दया आने लगी थी। जाने अनजाने ही सही, लेकिन अबिका की उदासी के पीछे का कारण वहां मौजूद लोग ही थे। अबिका आगे हिचकिचाते हुए बोली, आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे थे, उसे मेरे बारे में कुछ पता है भी या नहीं? तो मैं बता दूं कि उसे मेरे बारे में सब पता है, और उसने खुशी खुशी मेरा हाथ थामा है। वो भी जानता है कि मेरे बारे में जितनी भी चर्चा हो रही है, वो सब सच नहीं है। अबिका उन औरतों को गहरी नज़र से घूरे जा रही थी। पहले अबिका को लोगों की बातों से फर्क पड़ता ही नहीं था, लेकिन अब जब वो विराज की वाइफ बन चुकी थी, तो उसके लिए विराज की फैमिली की इज्जत के बारे में सोचना पड़ा। क्योंकि लोग जब जानेंगे कि अबिका मसूर अरोड़ा फैमिली की छोटी बहू बन गई है, तो लोग और भी ज्यादा बाएं फैलाएंगे और अबिका के साथ साथ विराज की फैमिली को भी बोलेंगे। हाँ, भले ही विराज की फैमिली को अबिका के बारे में
फैली अफवाहों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अबिका को थी। अबिका को अब फर्क पड़ने लगा था। अब समय आ चुका था कि अबिका अपने बारे में फैली झूठी अफवाहों को खत्म करे। अबिका आगे बोली, बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरे सौतेले भाई और मेरी सौतेली माँ ने मेरी देखभाल की जब तक मैं कुछ समझने लायक नहीं हुई तब तक। भले ही मेरी फैमिली और मेरे बीच कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन आखिरकार मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ और मुझे भी उतनी ही परवाह है जितनी कि फैमिली के बाकी लोगों को है। बाहर के कुछ लोग हमारी फैमिली से बहुत नफरत करते हैं और वही लोग मेरी फैमिली में दरार डालते हैं, और कुछ घर के लोग भी। अविका की माँ के गुजर जाने के तुरंत बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। भले ही अविका को दूसरी माँ मिल गई थी, लेकिन सुरेखा मेहता उसकी अपनी सगी माँ नहीं थी और अविका को माँ के जैसा प्यार ही नहीं मिल पाया था और फैमिली में होकर भी अकेली हो गई थी। वो कहावत थी ना कि अपनी माँ तो अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली होती है, चाहे वे आपस में कितना भी अच्छी तरह से बिहेव करें। अब लोग भी अविका की बात समझ रहे थे और अब लोगों को भी लगने लगा था कि सच में कुछ लोग अविका को यूं ही बदनाम कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये बात यकीन करने में अभी भी हिचकिचाहट हो रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव बदलने से लगे थे। विराज अबिका को देखे जा रहा था। वो जानता था कि अबिका के लिए अब अपने इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल था और इसलिए अबिका सबको अपनी सफाई दे रही थी। लेकिन विराज ये भी जानता था कि अबिका कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। अबिका ने एक पल के लिए विराज को देखा और झट से अपनी आंखें उस पर से हटा ली। विराज ने अबिका को धीरे से पकड़ रखा था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूंगी और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। आखिर मैं भी एक लड़की हूँ। मुझे भी दर्द होता है जब मैं अपने बारे में सुनती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी तरह से अच्छी ही हूँ। आप लोग जो बातें करते हैं मेरे बारे में, उसमें से कुछ बातें सच हैं और मैं भी इस बात को मानती हूँ, लेकिन कुछ बातें बहुत झूठी होती हैं जिसमें सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश है। पास ही खड़ी उसकी सौतेली माँ उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो अविका के पास आकर बोली, अविका तुम ये क्या क्या बोले जा रही हो? बिना मतलब की बातें। कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अविका अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। अविका सबके सामने अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बोलना चाहती थी। अगर वो ऐसा करती तो वहां मौजूद लोग अविका को फिर से ही गलत समझते। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें बोले। भले ही उन दोनों ने अबिका के साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन अबिका के दिल में उनके लिए थोड़ा प्यार था। अबिका के पास खड़ी भी औरतें अबिका को देख रही थीं। वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाईं। वे औरतें बस इधर उधर की बातें करने में एक्सपर्ट थी। उन्हें सिर्फ अपने और पैसों से मतलब था। लंबे समय तक अबिका उन औरतों की बातों का टॉपिक बनी रही, लेकिन अब वे सब बिल्कुल शांत थी। अब लोग अबिका को अच्छी नज़रों से देखने लगे थे, उसे समझने लगे थे। तभी एक औरत अबिका के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। इनका तो काम ही है बातें करते रहना। यह सच में बहुत मुश्किल है किसी के लिए जब उसकी अपनी माँ गुजर गई हो, लेकिन तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति भी मिला है जो तुम्हें समझता है। तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होती तो वो ना जाने अभी क्या क्या बोल गई होती अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम अपनी फैमिली की अहमियत समझती हो, चाहे तुम्हारी फैमिली कैसी भी हो, और यही चीज़ साबित करती है कि तुम कैसी हो। विराज अपनी नजरें अबिका की तरफ करके देखे जा रहा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अबिका इतना कुछ बोल जाएगी। अबिका की आंखों में उसे दर्द दिखाई दे रहा था। अबिका ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था। अबिका को संभालने के लिए कोई भी नहीं था। माहौल पूरा शांत हो गया था। अबिका उन औरतों की तरफ देखे जा रही थी जो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। अबिका को अब लगने लगा था कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे थे। अबिका ने सौरभ से कहा, जो उसके पास आई थी, मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरे बारे में फिर से क्या सोचेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनने और मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सबको थैंक्स बोलती हूँ। लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि मैं भी नहीं सोची थी कि लोग मेरी बातों पर भरोसा करेंगे। अविका की आंखों में अभी भी आंसुओं का सैलाब भरा हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत मासूम हो।
और तुमने आज खुद की अफवाहें गलत साबित की हैं। पास खड़ी औरत बोली। अब बाकी औरतों के दिल में अविका के लिए दया भर गई। उन्हें भी अब एहसास हो गया था कि वे गलत कर रही थी। उन्होंने सिर्फ अविका की बुराई पर ज्यादा ध्यान दिया। वे लोग अविका को कभी अच्छे से जान ही नहीं पाए। अब लोगों को भी लगने लगा था कि कोई जानबूझकर अविका की बुराई करता था। अगर सच में मेरा बिहेव खराब होता तो मैं अभी बहुत कुछ बोल चुकी होती आप लोगों को। आपके साथ बदतमीजी कर चुकी होती। मेरे हालातों ने मुझे ऐसा बनाया है, ना कि मैं ऐसी थी। आप लोगों को लगता है कि मैंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब की, भागकर शादी कर ली। लेकिन आप सब कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अविका की आंखों से आंसू अब छलक पड़े और वो रोने लगी। इतने समय तक अविका लोगों के बीच एक मजाक का पात्र बनी हुई थी। यह लोगों का नजरिया ही था कि वे अविका को कभी समझ नहीं पाए थे, या फिर अविका को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अविका ने आज अपने ऊपर लगे सभी दाग लगभग मिटा ही चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसके बारे में जितनी भी गलत अफवाहें फैली थी अब सब खत्म हो जाएंगी, और लोग अविका को भी एक अच्छी लड़की समझेंगे, उसे गलत नहीं समझेंगे। लोग भी अब आपस में बातें करने लगे थे कि कैसे अविका की माँ के गुजर जाने के बाद वो फैमिली में अकेली पड़ गई थी। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हालातों ने अविका को मजबूर कर दिया था। इस माहौल को देखकर अविका को अपनी एक बात याद आ गई कि कैसे उसने पहली बार जब वो विराज के घर गई थी तब विराज की दादी को बोली थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते थे और क्या सोचते थे। अब अविका को एहसास हुआ था कि उसे सच में फर्क पड़ने लगा था लोगों की बातों से। उसकी सौतेली माँ चुपचाप सुन रही थी। अगर वे कुछ बोलती या फिर अविका को दोबारा टोकती तो आरोही की सगाई में सारे मेहमान नाराज हो जाते और माहौल खराब हो जाता। आरोही दूर से ही अविका को देख रही थी। भले ही अविका को वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन अभी उसके दिल में भी अविका के लिए दया उभर आई थी। अविका अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। कुछ समय के लिए पूरा माहौल बस चुप सा था, लेकिन फिर सभी लोग सगाई की तरफ ध्यान देने लगे। करण और आरोही की सगाई की तरफ ध्यान देने लगे। लोग भी नहीं चाहते थे कि सगाई को खराब कर दिया जाए, लेकिन इतने टाइम तक अबिका विराज को थोड़ा भूल सी गई थी। विराज ने स्टार्टिंग से ही अबिका का हाथ पकड़ रखा था। अबिका विराज की तरफ देखी। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वो सोच में पड़ गई कि विराज क्या सोच रहा होगा। मैंने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आज नहीं बोलती तो न जाने लोग मुझे और कितने टाइम तक बोलते रहते। जब से अबिका को पता चला था कि विराज अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा है, तब से उसके लिए खुद की इज्जत के बारे में ज्यादा परवाह होने लगी थी, क्योंकि अब वो सीधे विराज की फैमिली से जुड़ गई थी। विराज भी अबिका को थोड़ा घूर कर देखने लगा था। अबिका थोड़ी घबरा गई जब विराज उसे यूं देख रहा था। अविका ने धीरे से कहा, विराज, क्या मैंने अभी जो किया वो सही था या नहीं? अविका ऐसी लड़की थी जिसे लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता था, और ना ही हर कोई अविका को ठीक लगता था। अविका थोड़ी सी सेल्फिश जरूर थी। वो पहले अपने बारे में सोचती थी, तभी तो सिर्फ दूसरी मुलाकात में ही उसने विराज से शादी कर ली थी, ताकि उसकी शादी सुरेश कुमार से ना हो सके। अविका कभी कभी बहुत शांत होती थी, तो कभी कभी वह इतनी गुस्सैल हो जाती थी कि क्या ही कहने। विराज ने अपनी बहुएं ऊपर उठाई और सामने खड़ी अविका को देखने लगा। अभी जो कुछ था उससे अविका ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो विराज की तरफ नहीं देख रही थी। मेरी तरफ देखो अविका, विराज ने गहरी आवाज में कहा। अविका थोड़ी सहम गई। उसने एक लंबी सांस भरी और हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाई। विराज अविका की आंखों में देख रहा था। वो अविका की आंखों में उसका दर्द देख सकता था। विराज ने अविका को देखते हुए कहा, अविका, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बस मेरी हो, और अगर फिर भी लोग तुम्हें कुछ बोलते हैं तो वे तुम्हें बोलने के साथ साथ मुझे भी बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। विराज की बातों में नाराजगी की भावना थी। अविका थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि आज पहली बार विराज ऐसे अपनी नाराजगी दिखा रहा था और ऐसी बातें बोल रहा था। अविका विराज की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। बस विराज की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। विराज ने आगे उससे बोला, अविका, तुम लोगों के सामने अपनी सफाई देना बंद कर दो।
मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। विराज ने नहीं सोचा था कि अबिका पर उसकी बातों का कैसा असर होगा। विराज की ये बातें अबिका को थोड़े झटके की तरह लगी। अबिका को वो समझ में नहीं आया। विराज ने अबिका के बोलने का इंतजार नहीं किया और उसका हाथ पकड़कर हॉल के थोड़ा अंदर ले गया। विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग अबिका के बारे में क्या बोलते थे और क्या सोचते थे। विराज एक टैलेंटेड डॉक्टर था और उससे भी पहले वो एक लड़का था जो सबकी रिस्पेक्ट करना जानता था। साथ ही वो अबिका का हस्बैंड भी था। अबिका ने जो किया था विराज उससे थोड़ा नाराज था। जब तक अबिका इस बात को समझ पाती तब तक विराज उसे स्टेज के सामने ले गया जहाँ बहुत सारे चेयर थे। विराज ने अबिका को उन्हीं एक चेयर पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। अबिका चुपचाप बैठ गई। विराज एकमात्र ऐसा इंसान था जिससे अबिका थोड़ी डरती थी। वहीं उसके पीछे बैठे लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अबिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने पीछे बैठे लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगी। आज तो आरोही की सगाई है और मेहता फैमिली के दोनों बेटे मौजूद क्यों नहीं है। छोटे बेटे का तो समझ में आता है, लेकिन बड़े बेटे का क्या? क्या वो भी अपनी छोटी बहन की सगाई में नहीं आएगा? सब जानते थे कि आर्यन मेहता एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा हर कोई करना चाहता था और आरोही की इतनी अच्छे से सगाई की तैयारी उसके बड़े भाई आर्यन की वजह से ही थी। वहाँ मौजूद हर कोई अब यही सोच रहा था कि आर्यन मेहता वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि लोग बहुत सालों से आर्यन को नहीं देखे थे और अब थोड़ी देर में करण और आरोही एक दूसरे को अंगूठी पहनाने ही वाले थे। अगर आर्यन आज आएगा भी तो पता नहीं कितने टाइम तक रुक पाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि कम से कम वो 2 या 3 दिनों के लिए अपनी फैमिली वालों के साथ रुके। हाँ, ठीक कहा आपने। जब लोगों की बात खत्म हुई तब अबिका अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे अपने दोनों भाई कहीं नहीं दिखाई दिए। अबिका थोड़ी उदास होकर न जाने क्या सोचने लगी और अपना सिर नीचे कर लिया। विराज ने भी उन लोगों की बातें सुनी थी, लेकिन उसने अबिका को कुछ नहीं कहा। अब आरोही और करण की सगाई शुरू हो गई थी। आरोही शर्माकर करण को देख रही थी। अबिका भी अपना सिर ऊपर करके दोनों को देखने लगी। अबिका फीकी मुस्कान के साथ स्टेज की तरफ देख रही थी। आरोही स्टेज पर से सबको देख रही थी जो सामने बैठे हुए थे और देखकर वो बहुत खुश हो उठी। खुशी से उसका दिल भर गया था। जैसा कि कहते हैं ना कि सगाई हर लड़की के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ वो अपने घर को छोड़कर अपने पति के घर जाती है, जहाँ उसे नए लोग मिलते हैं। आरोही को भी ऐसी फीलिंग हो रही थी। वो अपने सामने बैठी अबिका और विराज को देख रही थी। जाहिर सी बात थी कि अबिका की लाइफ में ये पल नहीं था, क्योंकि उसकी सगाई हुई ही नहीं थी। जिस होटल के हॉल पर आरोही की सगाई हो रही थी वो काफ़ी बड़ा था और मेहमान भी बहुत आए थे और इसलिए जगह जगह पर साउंड सिस्टम लगे हुए थे। आरोही माइक पकड़ते हुए बोली, मैं बहुत टाइम से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब करण मुझे रिंग पहनाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूँ। मैं और करण बहुत खुश हैं और आप सब लोग हमारी सगाई में आए हैं। ये चीज़ दिखाती है कि हम सबकी बॉन्डिंग आपस में कितनी अच्छी है। मैं पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मेरी सगाई का आयोजन किया है। अगर मेरी और करण की शादी में इससे भी अच्छा आयोजन नहीं हुआ तो मैं आप लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाऊंगी। आरोही शर्माते हुए बोली। लोग आरोही की बात पर हंसने लगे थे। आरोही का चेहरा गुलाबी हो चुका था और वो बहुत शर्मा गई थी। मेहता फैमिली और मल्होत्रा फैमिली एक दूसरे के बिजनेस फायदे के लिए ही ये शादी करा रहे थे। आरोही की इतनी प्यारी बातें सुनकर नीचे बैठे लोग आरोही की तरफ देखकर हंसने लगे। लोगों की नज़रों में आरोही एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, जो बहुत ही प्यारी और सबकी बातें मानने वाली लड़की थी और लोग आरोही को पसंद भी करते थे। तभी आरोही को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। आरोही शर्मिंदगी से करण की ओर देखी जो उसके साथ खड़ा था और अपने सामने बैठे लोगों से बोली, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल गई, लेकिन दरअसल मेरे कहने का मतलब था कि करण और मेरी शादी मेरी सगाई की तरह बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि मैं अपने घर वालों की सबसे प्यारी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली जहाँ हर कोई मुझसे सिर्फ प्यार करता है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे करण जैसा लड़का मिला जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी करण से बहुत प्यार करती हूँ। करण मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर है।
आरोही की बातों ने लोगों के दिल पर मुस्कान बिखेर दी। आरोही ने अपनी फैमिली और करण की फैमिली के बारे में बहुत प्रशंसा की। वो इतनी खुश थी कि अपने बारे में बहुत कुछ बोली। जो लोग लोगों के सामने अच्छी बातें करते हैं और सुंदर दिखते हैं, वे लोग लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और आरोही भी बिल्कुल ऐसी ही थी इस समय पर। आरोही बोलने के बाद वो माइक करण को दे दी। करण ने माइक को हाथ में पकड़ा और नीचे बैठे अबिका और विराज की तरफ देखने लगा। करण माइक को अपने मुंह के सामने पकड़े हुए था और सिर्फ अबिका और विराज को ही देखे जा रहा था। इधर विराज ने करण को देखकर अपनी पलकें झपकाई और अचानक अबिका की तरफ देखते हुए उसे बोला, अबिका। अबिका हैरानी से विराज को देखी। विराज अबिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। विराज ने अपने हाथ से अबिका के बाल संवारे जो अबिका के चेहरे पर आ गए थे। विराज बहुत ही प्यार से अबिका की आंखों में देख रहा था। अबिका भी विराज की आंखों में देखे जा रही थी। अबिका विराज से बोली, क्या हुआ विराज? विराज ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। विराज अबिका के थोड़े करीब आ गया था। अबिका की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। अबिका हमेशा से चाहती थी कि कोई उसके साथ रहे, उसका साथ दे और सिर्फ उसी से प्यार करे। और विराज बिल्कुल वैसा ही था। अबिका अपनी नज़र विराज से हटा ही नहीं पा रही थी। विराज इतना अट्रैक्टिव था कि किसी के लिए भी उस पर से नजरें हटाना बहुत मुश्किल था। और अब अबिका तो विराज को पसंद करने लगी थी, तो उसके लिए विराज पर से अपनी नजरें हटाना और भी मुश्किल था। वहीं स्टेज पर खड़ा करण जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर से सारी मुस्कान गायब थी। करण ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध दी। उसे विराज और अबिका को देखकर गुस्सा आने लगा था। करण का चेहरा अब थोड़ा काला पड़ गया था। आरोही करण को देख रही थी। उसे पता था कि करण अविका की तरफ देख रहा था। वो भी गुस्से से अपने दांतों को आपस में दबाने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और नीचे बैठे लोगों को देखने लगी जो उन्हीं दोनों को देख रहे थे। आरोही ने एक गहरी सांस ली और करण से बोली, करण बोलो कुछ, तुम चुप क्यों हो? या फिर तुम अभी से कुछ बोलना ही नहीं चाहते हो मुझे? अभी सगाई में ही तुम ऐसे करोगे तो हमारी शादी के बाद क्या होगा? आरोही ने दिखावा किया कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। नीचे बैठे लोगों को आरोही की बात बहुत मजाकिया लगी और वे हंसने लगे। विराज और रविका ने भी एक दूसरे को देखना बंद कर दिया और स्टेज की तरफ देखने लगे। अविका शर्माने लगी थी। विराज ने अविका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अविका को बहुत अच्छा लगा विराज के ऐसे बिहेवियर से। अविका मुस्कुरा रही थी और विराज भी मुस्कुराते हुए अविका को ही देख रहा था। लेकिन अविका इस बार विराज की तरफ नहीं देखी और चुपचाप स्टेज की तरफ देखती रही। करण ने खुद के गुस्से को संभाला और विराज और अविका के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और हंसते हुए बोला, आई एम सॉरी। दरअसल मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सगाई आरोही से होने जा रही है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी शादी उसी इंसान से हो जिससे आप प्यार करते हैं। करण ने अविका को देखते हुए बोला। अविका भी यह सुनकर करण की तरफ देखने लगी। करण आगे बोला, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो आरोही मेरी लाइफ में आई। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो मेरा क्या होता आरोही? लोग अब और हंसने लगे थे। हर तरफ खुशी का नजारा था। भले ही करण की सारी बातें झूठी थी। करण आगे बोलने ही वाला था कि हॉल के गेट के पास ज्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा। हॉल में बैठे सभी लोग हॉल के गेट की तरफ देखने लगे। गेट के पास देखकर लोग हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि स्टेज पर खड़े आरोही और करण भी। अबिका भी गेट की तरफ देखने ही वाली थी कि अचानक से उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। अबिका उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाई और उस आदमी को देखकर वो बहुत खुश हुई। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। विराज ने अबिका को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। अबिका झट से उठ गई और अपने सामने खड़े आदमी को गले लगा लिया। अभिका के सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला बड़ा भाई आर्यन था। अभिका रोते हुए बोली, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। आर्यन अभिका को चुप कराते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। स्टेज पर खड़ी आरोही भी तुरंत नीचे आ गई और अपने भाई आर्यन के गले लग गई और बोली, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। कैसे नहीं आता? मेरी बहन की सगाई जो थी, क्या मैं इतने अच्छे लम्हों को यूं ही जाने देता? आर्यन आरोही से बोला। पूरा हॉल शांत हो गया था। सभी लोग भावुक हो गए थे और खुश थे।
आर्यन अपने काम के लिए बहुत फेमस था। लोगों की नज़र में वो बहुत अच्छा लड़का था। 25 साल की उम्र में वो दिल्ली छोड़कर विदेश चला गया था और विदेश गए उसे 5 साल हो गए थे। और अब आर्यन 30 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। आर्यन अपनी दोनों बहनों से बोला, कितनी बड़ी हो गई हो तुम दोनों, और अब तो शादी भी होने वाली है। आर्यन की आंखों में भी थोड़े आंसू थे। अविका के माता पिता भी बहुत खुश थे अपने बेटे आर्यन को देखकर। वे दोनों भी आर्यन के पास आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। अब उनकी फैमिली पूरी सी हो गई थी। उनके लिए आसपास मौजूद लोग गायब ही हो गए थे। अविका बहुत खुश थी कि उसका भाई वापस आ गया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।